तो योद्धाओं, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने, वो आज भी बहुत सारी चीज़ें हमको याद हैं, हमने भूला नहीं। और एक साल पहले हमारे CGPSC का ही या फिर एक महीने पहले ही क्या पढ़ा था वो हमको याद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग जब उस समय पढ़ते थे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे और हमेशा थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते थे और उसको रिवीज़न करते थे और उसको थोड़ा समझ के पढ़ते थे, तो चीज़ें हमको वो स्थायी रूप से याद हो जाती थी और समझ भी आता था। और अभी क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मारो और बहुत सारा एक ही बार पढ़ लो, एग्ज़ाम आया है उससे पहले 2-3 महीना पहले सब कुछ पढ़ लो तो याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस बार के मेंस में अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस मैं बताऊं तो आपको बहुत सारे मेंस में योजना के ऊपर लगभग मेरे ख्याल से 70 से 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत 8 नंबर का सवाल, ICDS समेकित बाल विकास योजना 15 नंबर का सवाल, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 8 नंबर का सवाल, हाट बाजार क्लिनिक योजना, इस तरीके से बहुत सारे योजनाओं के ऊपर सवाल। फिर निशक्त जन से संबंधित 8 नंबर की एक योजना, मन से लिख दो, निशक्त जन से संबंधित कुछ भी योजना लिख दो, महिलाओं से संबंधित कुछ भी योजना लिख दो। ऐसे करके आप देखना लगभग 50 से 75 नंबर का सवाल योजना से बन जाता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं। पूरे एक सब्जेक्ट का मेहनत आपका पूरा वो, आप सोचो आप पूरा संविधान पढ़ोगे और आपको पूरा संविधान पढ़ने के बाद मेंस में कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 से 25 नंबर का। और कितना आपने मेहनत किया मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस की, कितने नंबर का आ रहे हैं, 50 नंबर का। लेकिन आपने योजना को छोड़ा, योजना को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया और वो आपको कितना नंबर दिला सकता था, 50 से लेके 75 तक। और आप कभी भी ये मत सोचना कि योजना का एक बुक लूँगा और फिर एग्ज़ाम से पहले सारी योजना को रट लूँगा, ये बिल्कुल भी गलत स्ट्रेटजी है। आपको कभी भी योजना पढ़ना हो तो जब जिस समय योजना इम्प्लीमेंट होता है उसको पढ़िए और संबंधित जो भी कंटेंट आपके पास आते हैं उसके एक अच्छे से नोट्स आप बना सकते हैं। इस क्रम में आज आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्वेश्चन आप लिखिए, इसका कंटेंट गूगल कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या प्रोविज़न्स हैं इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद आप एक कॉपी में सारे कंटेंट आपके पास जो भी इससे संबंधित होंगे आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपका एक क्वेश्चन होगा, ज़रूर लिखिए। अब कौन सोचा था एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो 2014 में ये आया हुआ था, तो आप इसको पढ़ेंगे। तो लाइट कट गया है, फिर भी कंटिन्यू करते हैं, मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ है ना। तो फिर आप ये योजना लिखेंगे, जब भी कोई योजना आता है उसके ऊपर हम लोग फिर आंसर क्रिएट करते जाएंगे, तो हमारा एक योजना के ऊपर एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। ये करेंगे आप। फिर स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, छत्तीसगढ़ का जो प्रीलिम्स का आपके पास बुक होगा छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वाला, उसको आप निकालिए। ऊर्जा संसाधन का टॉपिक छूट गया था CG ज्योग्राफी का, मैं इसको शायद इग्नोर कर गया था, आप उसको आज कवर करेंगे। इसमें आप जहाँ पे कौन सा पावर प्लांट है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके डाटा जो विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता जो स्टेट का होता है, इसमें अगर आपके पास पुराना बुक होगा तो उसमें अलग डाटा लिखा होगा, किसी में 2984 लिखा होगा, लेकिन अब ये डाटा चेंज हो चुका है। तो इसमें 6 मेगावाट जो हमारा भोरमदेव वाला जो कैपेसिटी था वो इसमें ऐड होता था, वो अब उसको प्राइवेटाइज टाइप का कर दिया गया है, तो वो अब स्टेट के कैपेसिटी में नहीं इंक्लूड होता है, तो कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 से देखिए और ये चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश करिए। टोटल पावर कैपेसिटी 2978 है शायद, ये आप चेक कर लेना इस बार, वो कम हुआ है। इसके ऑर्गेनाइजेशन कब बने हैं ये आपको पढ़ना होगा। GSDP में विद्युत गैस जल आपूर्ति का क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको पढ़ना होगा। एक ही साल का पढ़ना है, आखिरी साल का, जो 2022-23 का होगा या 23-24 का होगा। उसमें
कितना कंट्रीब्यूशन करता है ये सेक्टर, वो आपको पढ़ना है। राजकीय उपक्रम मैंने जैसे बताया कि जो अन्य वाला 6 मेगावाट का जो भोरमदेव ये है वो हट चुका है, तो ये आपको मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी याद करना है। और जो भी ताप विद्युत संयंत्र है स्टेट के हैं और सेंटर के हैं, कहाँ पे है, जल विद्युत का कौन सा नदी में कौन सी परियोजना है, कब बना है, कितनी कैपेसिटी है, उसके नाम क्या है, ये आपको याद होने चाहिए, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। सेंटर का जो एनटीपीसी का हमारे 3 जिलों में है, कोरबा में, रायगढ़ में और बिलासपुर में, इसकी कब बना है, कैपेसिटी क्या है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक फिर पीएसयू बनवाता है एनएसपीसीएल, तो एनएसपीसीएल का होता है एनटीपीसी और सेल। एन का मतलब होता है एनटीपीसी, एस का मतलब होता है सेल, पी मतलब पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका जॉइंट वेंचर है इनका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप ग्राम विद्युतीकरण, आप देखो जब ग्राम विद्युतीकरण की बात आती है तो हमारे राज्य में ऐसे भीषण गांव हैं कि वो एकदम पहाड़ों में बसे हुए हैं, वहाँ पे 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ऐसे रहते हैं, और वहाँ तक हमको बिजली का खंभा पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 2 लोगों के लिए इतना खर्चा करके वहाँ तक पहाड़ों तक बिजली मतलब वो टावर पहुँचाना बहुत ज़्यादा सरकार के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। तो क्या करा जाता है वहाँ पे, जहाँ पे बिजली का खंभा नहीं पहुँचाया जा सकता, बहुत ही ज़्यादा वो उसका भूगर्भिक संरचना पहाड़ वाला है कि वहाँ तक जाना भी मुश्किल है, तो वहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, सोलर पैनल लगा देती है, वहीं पे बिजली उत्पादन होता है और वहीं पे लोगों को मिलता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे सरकार खंबे के द्वारा बिजली नहीं पहुँचा पाती है, वहाँ पे सरकार क्या करती है, सोलर पैनल उनके घर में ही इस्टेब्लिश कर देती है और वहीं पे उनको बिजली मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आप सारे डाटा जो होंगे आपके अपडेटेड इकोनॉमिक सर्वे से देख के बनाएंगे। और ये जो अभिकरण है, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। सौर ऊर्जा नीति है, फिर इससे संबंधित कुछ योजनाएं हैं बीपीएल वाली, वो सभी आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आज हम लोग जनजाति भी स्टार्ट कर रहे हैं। जनजाति जब आप स्टार्ट करोगे तो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होंगे आपके, और कहाँ पे कितना है, कौन सी क्या अभी आबादी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद एक पेज में जनजाति समुदाय के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो आपके ये कौन से जनजाति कहाँ पे निवास करते हैं, एग्जैक्टली सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैप में आपको दिया हो गया है, ये मैप में आप ड्रॉ करके पढ़ोगे कि कौन सी जाति कहाँ पे मिलती है। जैसे बैगा कहाँ मिलता है, हमारा मैकल श्रेणी में, तो मैकल श्रेणी के आसपास वाला जिला जो भी होगा, जैसे इस साल मेंस में क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा विशिष्ट जनजाति है, उसका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पे है। जैसे आपको कोई बोला कि बिरहोर कहाँ मिलता है, तो बिरहोर आपको पता होना चाहिए रायगढ़ जसपुर जिला में मिलता है। बैगा कहाँ मिलता है, ये मैकल श्रेणी वाले घाटी में मिलता है। कमार कहाँ मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए गरियाबंद में मिलता है। बिंजवार कहाँ मिलता है, तो ये हमको पता है, सोना खान के जो है वीर नारायण सिंह वो बिंजवार थे, तो सोना खान मतलब रायपुर बलौदा बाजार वाला जो एरिया होगा वहाँ पे आपको बिंजवार मिलेगा। अबूझमाड़िया कहाँ मिलेगा, नारायणपुर और बीजापुर के आसपास मिलेगा। दोरला के बारे में मैं बता दूँ तो सुकमा जिला जो है वहाँ पे जो पोलावरम डैम बन रहा है, तो पोलावरम डैम के कारण सुकमा जिला के बहुत सारे गांव डुबान क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो उस डुबान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया कि पोलावरम डैम से प्रभावित होने वाले छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी जनजाति होती है, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा डोरला। तो आपके आंसर कहाँ होंगे, डोरला। तो डोरला कहाँ मिलता है, सुकमा में, तो ये आपको पता होना चाहिए। हल्बा वाला संकेंद्रण कहाँ होता है, बालोद से लेके कांकेर वाला जो एरिया है, बालोद, कांकेर, धमतरी, यहाँ पे हल्बा बहुत मिलते हैं, तो आपको ये वाली जनजाति के बारे में पता होना चाहिए। आप इसको मैप में ड्रॉ करोगे और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से जिले के आसपास कौन से जनजाति मिलती है। आपको एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इस टेबल में लिखा हुआ है उस सबको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आप ये इसकी बोली याद करोगे, कौन सी जनजाति की क्या बोली है, भाषाई आधार पर जनजाति का जो वर्गीकरण है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये प्राधिकरण आपको समझ में आ जाएगा कौन सी जनजाति कहाँ पर है, तो प्राधिकरण भी वहीं पे बनेगा। जैसे आपको ये पूछा
कि विशिष्ट जनजाति प्राधिकरण बैगा कहाँ पे होगा। तो बैगा मैंने बताया मैगल थ्रेडिंग मिलता है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, कवर्धा में मिलता है। तो बैगा अधिकरण कहाँ पर बनेगा, कवर्धा में बनेगा। अबूझ माड़िया कहाँ मिलता है, नारायणपुर में, तो उसका अभिकरण कहाँ बनेगा, नारायणपुर में बनेगा। कमार कहाँ मिलता है, गरियाबंद में, तो उसका अभिकरण कहाँ बनेगा, गरियाबंद में बनेगा। जो जहाँ मिलता है उसका अभिकरण वहीं पे बनता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रकोष्ठ भी आप याद करोगे। मुख्यमंत्री की 11 सूत्री कार्यक्रम दिया है। जनजाति के विकास में पंचशील सिद्धांत, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके लिए ये मेंस में इंपॉर्टेंट है। फिर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जनजातियों से संबंधित कुछ अनुसूची है। तो आपको ये याद रखना है कि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं और उसी 10 राज्य में हमारा एक छत्तीसगढ़ भी शामिल होता है। 10 राज्य को आपको याद करना है कहाँ कहाँ पे होगा। एक तो छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के 7 जिले, 1-2 जिलों को आप छोड़ दोगे तो बाकी आपके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 6वीं अनुसूची है उसमें 4 ही राज्य आते हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची में आपको 10 राज्य मिलते हैं। छत्तीसगढ़ को लेना, उसके आसपास के, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ देना, छत्तीसगढ़ लेना, उसके आसपास कितने राज्य हैं उस छोटे हैं उन सभी आएंगे इसमें शामिल। यूपी को छोड़ दो, छत्तीसगढ़ को इंक्लूड कर लो। और उसके बाद एक आपका राजस्थान, एक गुजरात और एक हिमाचल प्रदेश, ये 3 अलग से हैं। बाकी 7 तो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं। ये 10 आते हैं किसमें, 5वीं अनुसूची में। 5 दूनी 10, इस तरीके से याद करना। 6वां अनुसूची में 4 राज्य हैं, उसमें आपका होगा वो मेघालय, असम और त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं 6वीं अनुसूची में आते हैं। तो हमारा राज्य किस में आता है, 5वीं अनुसूची में। फिर जनजाति सलाहकार परिषद है, ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे एक बार। जनजातियों की उपजाति है, पुस्तकें हैं, जनजातियों के कार्य हैं, इनके शिल्प हैं, कला है, जनजातियों के गोदना है, स्थानांतरण कृति है, देवी देवता है, ये सारी चीज़ें आप, इनके ग्राम पंचायत हैं, रसोई घर है, गोड़ है, युवा गृह है, युवा गृह में कौन सी जनजाति के कौन से प्रकार हैं, ये आप पढ़ोगे। तो आप आज यहाँ पे युवा गृह तक आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपको जो मैंने बताया है आपके प्रीलिम्स बुक से आप पढ़ोगे। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन जो आपके पास हरिराम के बुक है उसी से पढ़ोगे। ये पढ़ने के बाद आपको क्या होना चाहिए, आप ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी जो सिलेबस में दिया है। विवाह, गोत्र, इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है। तो डीप में पढ़ेंगे पहले, जब हम लोग थोड़ा सा इसको लाइटली पढ़ लेते हैं। इस बुक से आप पढ़िए, युवा गृह तक का टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स में ये पकड़ होगा। आप इसको रटिए, थोड़ा टाइम ले सकता है, और फिर हम लोग इसका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी टॉपिक जो हमारा मेंस का टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि इसको आप पढ़ेंगे तो मेंस में काम नहीं आएगा, ये मेंस में भी काम आता है और प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। तो ये चैप्टर हम लोग का जो संस्कृति वाला चैप्टर है, आप ये मानो कि इससे आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप प्रीलिम्स के 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप अभी प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये आपकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। ये करने के बाद आप उपसर्ग, आज आखिरी दिन होगा, उपसर्ग आप ख़त्म करेंगे। जिनका नहीं हुआ है वो ख़त्म करने की कोशिश करिए, जिनका हो गया एक बार और रिवीजन करिए। क्वेश्चन लिखिए। पहला आपको एन जवानी, गैर कानूनी, लावारिस, दरमियान, बदकिस्मत, बेईमान, डिप्टी कलेक्टर, चीफ इंजीनियर, इसके आप उपसर्ग और शब्द अलग करोगे। उसके बाद आप फी, ब, सब, वाइस, हम, इससे एक उपसर्ग शब्द भी बनाने की कोशिश करोगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 16 तारीख से प्रत्यय, और मुहावरा हम लोग कर रहे हैं, उसको भी 3 पेज फिर और ऐड करो आप, उसको भी रिवीजन करने की कोशिश करते चलते हैं। ये करेंगे। और छत्तीसगढ़ इंडिया वाला पोर्शन में जो आपको मिला है, कंप्यूटर वाला टॉपिक पढ़े होगे आप लोग, थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने उसको 2 दिन दिया आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग, थोड़ा जो भी टेक्निकल वर्ड होता है उसको गूगल से आपको क्या करना होता है, सर्च करना होता है और उससे समझने की कोशिश आपको करनी होती है। कई लोग को होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से समझ में नहीं आता होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये नहीं समझ में आता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला जो, ये सारी टेक्निकल टर्म है।
तो ये आपको गूगल यूट्यूब से लेक्चर निकालना चाहिए और उसकी पढ़ाई आपको वहीं से करनी चाहिए। ये करने के बाद आप एनर्जी वाला पोर्शन जाओगे, ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधन आप सभी पढ़ोगे। ये मेंस में हर बार 15 नंबर या 8 नंबर का सवाल बनता ही है। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास जो 3 स्टेज में होता है वो आप तीनों स्टेज पढ़ोगे। कहाँ कहाँ पे हैं नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसके बारे में पढ़ोगे, उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ोगे। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, ये 8 नंबर का सवाल पिछले साल आया था, ये पढ़ोगे। नाभिकीय रिएक्टर तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप इसको पढ़ के रखोगे। तो ये आप नाभिकीय ऊर्जा तक, ऊर्जा संसाधन मेंस का सिलेबस आप देखो, नोट्स भी आपके पास है, उसको देख के आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका रहेगा आज का टारगेट, और आई होप कि थोड़ा सा आपको मदद मिला होगा जो मैंने आपको आज समझाया। तो थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए, अपने मेहनत को जारी रखिए, रोज़ दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और हम लोग अपनी मेहनत को आगे लेके जाएंगे। हर घर तिरंगा चल रहा है, सब तिरंगा फहरा रहे हैं, मैं भी तिरंगा फहराऊँगा, है ना। तो गुड लक आपको आज के दिन के लिए। आज मेहनत करिए अच्छे से और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।